हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इस कंपनी का IPO आ रहा है जो कि 28 से 1 सितंबर के बीच में खुला हो रहेगा, 28 अगस्त से। एंड 429 का इन्होंने प्राइस सेट किया। 5000 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूज लगाई है, लगभग 720 करोड़ रुपीज़ उठा रहे हैं। सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। वे कंपनी इनको यूज में किसके लिए काम के लिए लेने वाली है, तो मोस्टली ये नए कंप्यूटर या फिर कंप्यूटिंग इंस्टॉलेशंस करने वाले, बेसिकली डेटा सेंटर्स वगैरह कंपनी चलाती है। तो डेटा सेंटर्स और इनको एक्सपेंड करने हैं। अब डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आप जो भी कंप्यूटर के ऊपर में काम करते हैं वहाँ पे आपने काफ़ी वर्ड सुने होंगे, क्लाउड स्टोरेज, ये स्टोरेज, यू नो मैनेज्ड सर्विसेज। काफ़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करती हैं जो कि उनके सिस्टम पे नहीं चल रहे होते हैं, वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो वो जहाँ स्टोर करते हैं अपने डेटा को, वो डेटा सेंटर्स होते हैं। अब आप जब अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, डेटा स्टोरेज और दूसरा रैम। तो वो रैम का जो काम है वो भी उन डेटा सेंटर्स में भी कंप्यूटिंग की जो पावर होती है वहाँ से होती है। तो एक कंप्यूटर जो कि आपके घर में नहीं है, आपके ऑनलाइन चल रहा है, वो इन डेटा सेंटर्स में चल रहा होता है। तो उसके लिए ही कंपनी को और पैसों की ज़रूरत है। अब इसकी डिमांड क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे AI का यूज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डेटा सेंटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं वैसे वैसे डेटा सेंटर्स की चीज़ें बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। और डिजिटल इकोनॉमी का जो बेस होता है वो डेटा सेंटर्स होते हैं। ना प्रमोटर्स के पास में आफ्टर दी IPO 40% मालिकाना हक रह जाने वाला है। 46 का IPO से पहले था। आगे बात करने से पहले एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि ये जो इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनको मार्केट आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू दे रहा है, बिकॉज ये फ्यूचर है। और इस कंपनी का अगर हम लोग GMP चेक करते हैं तो 80% से अबव चल रहा है, जो कि शुरुआत में जब ये खुला था तो 60% से अबव था। और ये मुझे लग सकता है कि डबल से भी ज़्यादा ऊपर ओपन हो सकता है, चांसेस है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटर में काफ़ी सारी कंपनियां, बट इन्होंने जो अपने पेयर ग्रुप में बताई है वो है E2E नेटवर्क। बाकी इसके अलावा अनंतराज नाम से एक कंपनी है, वो भी डेटा सेंटर्स बनाने पे फोकस कर रही है। जिनका अभी रेवेन्यू डेटा सेंटर से आना चालू नहीं हुआ है, बट दे आर फोकसिंग बिग मनी ऑन दिस। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नंबर्स को ही देख लेते हैं, दैट इज तो सबसे पहले बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो बैलेंस शीट का साइज है वो लगभग 1900 करोड़ का है, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो 544 करोड़ ही है। दैट मीन्स कि इसके अलावा, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा पैसा नहीं लगा रखा, तो बैलेंस शीट में फिर बाकी हिस्सा है कहाँ से? लोन का हिस्सा होगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोन का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म लोन होगा तो शॉर्ट टर्म टर्म का भी लोन नहीं है, तो फिर ये मोस्ट हिस्सा आया गया, मतलब पैसा आया कहाँ से फिर? तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये अदर करंट लाइबिलिटीज है। और यहाँ पर देखने को मिला मेरे को कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्लाइंट है जिन्होंने इनके पैसे, इनको है ऑलरेडी, जिनको GPU की रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने इनको ऑलरेडी एडवांस दे रखा है और उनका जो सर्विस है भी चालू होना बाकी है। तो इनके पास में ये जो पैसा है मोस्टली कैश की फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। मतलब काम चालू होने से पहले कस्टमर एडवांस में पे कर रहे हैं इनको। दैट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा कंपनी की अगर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिकॉज कंपनी नए डेटा सेंटर्स खोलते जा रही है। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास में था, फिर से लगभग 350 करोड़ हो गया, फिर अभी 500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और कंपनी के अगर आप लोग एबिटा नंबर्स की बात करते हैं तो वो लगभग 50% है। 50% आर द एबिटा नंबर्स। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि टैक्स वगैरह पे करने के बाद में निकल के आता है, तो दैट इज 120 करोड़। दैट्स अराउंड 25% ऑफ द रेवेन्यू। मार्जिन्स तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। हेंस द मार्केट गिव्स वैल्यू टू इट। अब मार्केट कौन कौन सी कंपनियों को वैल्यू देता है? जिनका फ्यूचर अच्छा हो, मार्केट फ्यूचर में बने रहने की उम्मीद हो, दूसरा ग्रोथ अच्छी हो, तीसरा एबिटा नंबर्स अच्छे हो। तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और दूसरा कस्टमर्स एडवांस में पे कर रहे हैं, तो क्या चाहिए फिर मार्केट को? और हेंस मार्केट 10,000 करोड़ की वैल्यू दे रहा है, जबकि इसके जो लीड मैनेजर्स हैं वो 5,000 करोड़ की वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। दैट मीन डबल पे लिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना ये। अब यहाँ पे इस साल कैश फ्लो इनका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एडवांस, बट इसके अलावा भी कंपनी के कैश फ्लोज आर पॉजिटिव। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं नंबर्स को, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ आई है पिछले 2 साल के अंदर वो लगभग 60% का रेवेन्यू ग्रोथ है। इसी को अगर हम लोग मान के चल लेते हैं कि अगले 3 साल के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है डबल हो सकते हैं, तो लगभग 1,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। कंपनी के EBITDA नंबर्स 50% है, तो दैट कम्स अराउंड 500 करोड़।
और नेट प्रॉफिट के अंदर में जो है थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, अराउंड 30%। दैट कम्स अराउंड 300 करोड़ अगले 3 साल के अंदर में नेट प्रॉफिट पहुंच सकते हैं, और जो कि विजिबल भी दिख रहा है कि पहुंच आसानी से पहुंच सकते हैं, उससे पहले ही पहुंच सकते हैं। सो अगर 5,000 के करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 300 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो द पी रेशियो कम्स अराउंड 17। दैट्स अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर के पास में 17 का पी रेशियो इज वेरी लुक्रेटिव। ऑब्वियसली दैट्स 3 years फॉरवर्ड पी, बट स्टिल दैट्स लुक्रेटिव। और इस साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5, 24, 25, 30, 32, लगभग 40, 42 का पी रेशियो इन्होंने लगाया है, जो कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी देखें, तो अनंतराज के हिसाब से भी देखें, तो इन्होंने 40 का पी रेशियो चल रहा है। बट अनंतराज का अभी रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेक्टर से आना स्टार्ट नहीं हुआ, इनका आज भी ये दिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रेवेन्यू आ रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। इसके अलावा इनका जो कॉम्पिटिटर है उसका पी रेशियो 407 का चल रहा है। बट अगेन अगर इसी E2E नेटवर्क के हिसाब से हम लोग लेटेस्ट नंबर के हिसाब से चेक करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने जो मार्केट ने इसको वैल्यू दी है अराउंड एक क्वार्टर में इनका 44 करोड़ के आसपास में है। तो इसको अगर हम लोग नॉर्मली ऑन एन एवरेज भी अगर मान के चलते हैं, तो लगभग 150 करोड़ रुपए तक का ये कंपनी नेट प्रॉफिट इस साल निकाल सकती है। तो इस हिसाब से मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है। तो 150 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है लगभग 80 के पी रेशियो के आसपास में। और इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रही है वो लगभग 40 के पी रेशियो के आसपास में, हेंस द जीएमपी। सो फ्यूचर इज लुकिंग गुड, पी नंबर्स आर लुकिंग गुड, फॉरवर्ड पी इज लुकिंग गुड। एंड यहाँ पर अगर हम लोग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कंपनी हर साल अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। यहाँ पर देखते हैं आर्काइव स्टोरेज इन्होंने डबल कर लिया है लगभग। एंटरप्राइज स्टोरेज की बात करते हैं लगभग 50% का इंक्रीज है। और यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज की, क्लाउड सर्वर्स की बात करते हैं, तो ये लगभग 40% का इंक्रीज है, हर साल बढ़ा रही है। इसके बावजूद भी कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो हर साल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, और इस साल और पैसा लगा रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है इंडिया के अंदर में से भी आता है और इंडिया के बाहर से भी आता है। एंड इंडिया के बाहर का जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंडिया खुद का रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नो दिस इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव थिंग। इनका जो रेवेन्यू, जो 47% जो रेवेन्यू आया है, वो ऐसे क्लाइंट से आया है जिनके साथ में इनका रिलेशन 5 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब ये कंपनी बेसिकली बोल रही है कि हम ऐसे वन ऑफ द टू प्लेयर ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर में जो ये पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीपीयूएस, क्लाउड, मैनेज सर्विसेज, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। बेसिकली ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स बनाती है, बट डेटा सेंटर्स अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उसके ऊपर में कंपनी बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो रेवेन्यू वहीं उसी तरीके से आता है। अब वो कौन से तरीके हैं? एक तो जीपीयूएस। आजकल जैसे जैसे एआई का यूसेज बढ़ता जा रहा है, तो जीपीयू की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए इनके पास में जो रिसेंट में जो पैसा आया है नए क्लाइंट से, वो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए आया है। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, तो जीपीयूएस क्या होता है? एक तो आपको मैंने शुरू में बताया कि कंपनी के अंदर में एक तो डेटा स्टोरेज रखने की जगह, एक होती है कि उसको रन करने का रैम। तो वो जो रैम है वो बेसिकली जीपीयूएस है। दूसरा इनके पास में क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? स्टोरेज, जब किसी को स्टोर रखनी हो कोई चीज़ है। तो दूसरा तरीका इनके पास इनकम का ये हो गया क्लाउड, राइट। एंड थर्ड थिंग इज द मैनेज्ड सर्विसेज। मैनेज सर्विसेज क्या होती है? कोई भी कंपनी होती है उसको खुद अपना आईटी डिपार्टमेंट नहीं बिठाना है, तो ये उनको अपना आईटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देते हैं हायरिंग बेसिस के ऊपर में, जिसके अंदर में उनकी जो उनको चलवाना है, जो भी उनको चीज़ें करवानी है, वो ये करते हैं उनके बिहाफ में। तो इनके पास में खुद के सॉफ्टवेयर बने होते हैं जिनका इस्तेमाल वो कंपनियां करती हैं जिनको इनकी सर्विसेज यूज़ करनी है। थर्ड वन द डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को भी डेटा सेंटर ही चाहिए, चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, तो वो इनके डेटा सेंटर्स को यूज़ कर सकता है और उस डेटा सेंटर का सर्विस ले सकता है। थर्ड वन इज द सॉफ्टवेयर। अब जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं, दैट्स द थिंग ओवर हियर। सो अब डिटेलिंग में मजा ना, मैं सिर्फ शॉर्ट में ऊपर ऊपर से बताया है। एंड या अब एक पॉजिटिव चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, कंपनी आज के दिन 115 बैंक्स के को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंडिया के अंदर में। एंड अब इस चीज़ का यहाँ पे कोई बखान नहीं कि इंडिया इंडिया के बाहर भी कर रही होगी ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट एंड पीएसयू जो कस्टमर्स हैं, जैसे यहाँ पर जो अपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एनआरसी, वो इनके प्लेटफॉर्म्स का बेसिकली सर्विसेज यूज़ करते हैं। बाकी एंटरप्राइज वाले अभी रिसेंट के अंदर में एंटरप्राइज वाला जो रेवेन्यू है वो रिसेंट में बढ़ रहा है, और जो एंटरप्राइज वाला रेवेन्यू है ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है आफ्टर दी एआई रेवोल्यूशन इन द मार्केट। और इसी के ऊपर में मेनली मार्केट बेट कर रहा है। अब ऐसा ये इन्होंने बोला कि वन ऑफ द टू प्लेयर्स वो एंटायर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये दो ही कंपनियां जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं,
इंडिया में और भी बहुत कंपनियां हैं जो कि ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, बट ये पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम ये कर रही है, बट इनके जो दूसरी चीज़ें जैसे मैनेज सर्विसेज बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, राइट? तो दैट्स द थिंग ऑल्सो। सो फाइनल व्यू काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है कंपनी के बारे में। आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी ऑन द लिस्टिंग गेन इन द शॉर्ट टर्म एज वेल। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑलरेडी क्या है कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी खासी भाग चुकी होगी, और अभी क्या है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ये क्या नया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो बजट आया था 2026 का, उसमें जो डेटा सेंटर्स हैं, जो कंपनी डेटा सेंटर्स इंडिया में लगाने वाली है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए थे, और बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली, बहुत अच्छी स्कीम्स जारी की थी। तो ऐसी और कंपनियां बहुत ज़्यादा मार्केट में आ सकती हैं, और उनके आईपीओ भी मार्केट में आ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट में एक काफ़ी भीड़ पैदा होगी अभी आने वाले टाइम में। तो इनिशियली अच्छी खासी वैल्यू इस कंपनी को मिलेगी, पर धीरे धीरे जो और कंपनियां आएंगी तो ये मार्केट भी सेचुरेट होना चालू हो जाएगा। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन एज ऑफ रन, आई एम नॉट मेकिंग एनी व्यू फॉर द लॉन्ग रन, बट आई एम एज ऑफ टूडेज मार्केट को देखते हुए आई एम पॉजिटिव। बट अभी वो व्यू नहीं बना रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत अच्छी खासी वैल्यू पे चले जाएंगे। सो शॉर्ट टर्म एंड दी लिस्टिंग गेन, आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी। लास्ट में एक पीबी रेशियो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 500 करोड़ का वैल्यू है, और कंपनी लगभग 700 करोड़ के आसपास में उठा रही है, तो 600 कंपनी के पास में जाएंगे ही, तो लगभग 1100 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी, और E/E की है 7.52, और जो आईपीओ लेके आ रही है उसकी बनेगी 4.5 के आसपास का पीबी रेशियो। सो अगेन पीबी रेशियो वाइज भी यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने की उम्मीद है, उसके बाद में भी ठीक ठाक परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो आप इस कंपनी के अंदर में अब किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऑन द लिस्टिंग डेट आप आईपीओ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और मिल जाए तो भाई चांदी है, मतलब किस्मत को दो दिए लगाना, दिए जोड़ना, दो मतलब भगवान के साइड में एक खुद की किस्मत की भी फोटो लगाना और उसकी पूजा करना, और क्या, लग जाए तो, और नहीं लगे तो भी करना कि आगे से किस्मत अच्छी बने। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।